वी कंटिन्यू द टॉपिक द पोर्टुगीज़। ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। उससे क्या होता है, पढ़ाने वाले की भी इफ़िशिएंसी हाई रहती है और पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है। सो इससे पहले हमने जो था पोर्टुगीज़ का फर्स्ट गवर्नर जो था फ्रांसिसो डी अल्मीडा के बारे में पढ़ा था। सेकंड गवर्नर जो है वो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये आए थे 1509 से 1515 तक। नेक्स्ट गवर्नर हैं ये, ठीक है। ही कंसिडर द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर। इनको रियल फाउंडर माना जाता है, यानी कि असली हकदार हैं पोर्टुगीज़ की पावर को इंक्रीज़ करने में। कहाँ पे? अपने ईस्ट में। द पोर्टुगीज़ established their domination over the entire Asian coast from Hormuz in Persian Gulf to Makkah in Malaya and species Indonesia। तो इनने काफ़ी अच्छा डोमिनेशन किया, काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया हरमुज़ पे, जो कि पर्शियन गल्फ ऑफ मलक्का है, इन मलाया, और इंडोनेशिया जो आइलैंड है रियली फेमस फॉर स्पाइसेस। The Portuguese under Albuquerque seized Indian territory on their coast and waged constant war to expand their trade and dominations and safeguard their trade monopoly from their European rival। तो इनने क्या कहा, इंडियन टेरिटरी को सीज कर दिया। कहाँ? कोस्ट पे, जो कोस्ट हैं अपनी वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, तो वहाँ पे जो इनकी टेरिटरीज थी वहाँ पे इन्हें सीज कर लिया। एंड वेज कॉन्स्टेंट वॉर टू एक्सपेंड देयर ट्रेड एंड डोमिनेशन। और काफ़ी ज़्यादा युद्ध में इन्हें पार्टिसिपेट किया अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपने डोमिनेशन को दिखाने के लिए। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान टू बीजापुर इन द ईयर 1510 विद द हेल्प ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्हें क्या करा? 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। कहाँ से? किस एम्पायर से? विजयनगर एम्पायर से। आफ्टर दिस गोवा बिकम द प्राइमरी पोर्टुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। उसके बाद गोवा जो है वो एक प्राइमरी पोर्टुगीज का क्या बन गया? सेंटर बन गया, इन द सेंस कि वहाँ से वो अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू करना उन्हें प्रोसीड कर दिया था। ही seized and made stronghold at Malabar and at हमरूज इन द रेड सी। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है। बाय कमांडिंग ऑल ऑफ दीज एग्जिस्ट टू द सी रूट ही इंश्योर पोर्टुगीज स्ट्रेटेजी कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन। ठीक है, तो इनने पूरा अपना कमांड कर लिया था, कमांड ले ली थी अपने हाथ में, और जो पोर्टुगीज़ की स्ट्रेटेजी थी वो इंडियन ओशन के ऊपर कंट्रोल करने की, वो भी इनके कार्यकाल में हुई। मेजर अंडरटेकन बाय अल्बुकर्क। इनने क्या किया? अबोलिश कर दिया सती को। सती को अबोलिश करने के पीछे इनका क्या रीज़न था? एक्चुअली ये चाहते थे कि यहाँ पे अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, अब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए कैसे करोगे आप? बेसिकली जिस रिलीजन में, जैसे अपने हिंदू रिलीजन में कोई बच्चा पैदा हो तो वो भी हिंदू कहलाया जाएगा। तो इनने क्या सोचा कि हम यहाँ की लड़कियों की से शादी कर लेते हैं। अब ऐसे तो कोई फिरंगी को अपनी बच्ची देगा नहीं, तो जो वीडो थी उनसे इन्हें शादी करना चाहा, क्योंकि उनको वैसे भी समाज में अपनाया नहीं जा रहा था। हमारे समाज में एक गंदी प्रथा चल रही थी जो कि सती प्रथा थी, तो उधर अपनाया नहीं जा रहा था। इन्हें सोचा हम इन्हीं से शादी कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कर दिया? सती को अबोलिश कर दिया, ताकि जो वीडो हो जा रही है वो अपने पति की चिता पे जलने से बजाय हमसे शादी कर लेंगे। जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियंस हो जाएंगे, जिसके थ्रू जो बच्चे होंगे उनके अंदर कहाँ, उनका खून कैसा होगा? क्रिश्चियनिटी उनके खून में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, 1515 में अपनी जगह में, पूरे इंडिया में नहीं, अपनी जगह में जहाँ पे ये लोग थे, यानी कि गोवा वगैरह में, इनने सती को बंद कर दिया। इनकरेज पोर्टुगीज इन कमिंग टू इंडिया टू टेक लोकल वाइव्स। स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ विलेज लैंडलॉर्ड। अपने आप को जमींदार घोषित कर दिया। ही इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट सच एज टबैको। जो आज लोग जहर खा रहे हैं, गुटखा वगैरह, टबैको उनको कहा जाता है, वो इनकी देन थी। कैश क्यों? मतलब ये अच्छी चीज़ लाई, बुरी चीज़ लाई, तो बुरी चीज़ लोगों ने अपना ली, अच्छी चीज़ें लोग अपना नहीं पाए। तो जो काजू होते हैं वो भी ये लोग लेके आए। न्यू वेराइटी ऑफ कोकोनट टू मीट नीड फॉर कोयल रिगिंग एंड कोडेज। तो न्यू वेराइटी ऑफ कोकोनट भी ये लोग लेके आए। अंडरटुक द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड्स एंड इरीगेशंस। इरीगेशंस और रोड्स मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम, मतलब कैसे कैसे होता है उसका प्रोसीजर, ये लोग लेके आए थे। तो सेकंड जो हमारा गवर्नर आया
मतलब पोर्टुगीज़ का जो गवर्नर आया वो था नीनो दी कुना। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसको लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इसका नाम ऐसा है, जस्ट लाइक गाली। मुझे तो यार लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है इसके नाम के अंदर। और आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दी इसके अंदर ये गाली वाला जैसा है, पता नहीं। खैर छोड़ो, हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। तो 1529 से 1538 इनका कार्यकाल टाइम रहा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। नीनो दे कुना अज्यूम्ड ऑफिसर एज अ पोर्टुगीज गवर्नर इन द इंडिया इन नवंबर 1529. Major initiative taken by him is he shifted administrative headquarter from कोचीन to गोवा। कोचीन में था पहले हेडक्वार्टर, उसको गोवा शिफ्ट कर दिया गया। रेस्क्यूड बेसिन from Bahadur Shah of Gujarat by helping him in battle against हुमायूं। तो हुमायूं और बहादुर शाह, जो आप मुग़ल मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो बहादुर शाह ने मदद ले ली किसकी, नीनो दी कुना की, जिसके थ्रू अब मदद कोई इतने आसानी से करेगा नहीं। हमेशा कोई भी मदद करता है ना तो उसके पीछे उसकी मंशा होती है, वो भी उस इन रिटर्न कुछ ना कुछ चाहता है। तो नीनो दी कुना ने बेसिन को हथिया लिया था क्योंकि उसने बहादुर शाह की मदद कर दी लड़ाई में हुमायूं के साथ। फिर उसने बहादुर शाह को मार दिया, द रूलर ऑफ गुजरात, बाय इनवाइटिंग हिम टू द पोर्टुगीज शिप, और अपने जहाज़ पे बुला के उसी का ही अंतिम संस्कार, उसी का ही कल्याण कर दिया। ही सेट अप स्टेब्लिशमेंट इन बंगाल विद देयर हेडक्वार्टर एट हुगली। तो उनने जो दूसरा अपना सेटअप बनाया वो कहाँ बनाया था, हुगली के पास। हुगली कहाँ है, बंगाल में, ठीक है। तो ये 3 आए थे पोर्टुगीज़ के गवर्नर, जिनने ये सब काम किए थे जो हमने आपको बता दिए हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्टुगीज़ इन इंडिया, क्या फेवरेबल था? फ्रॉम द बिगिनिंग पोर्टुगीज़ कंबाइंड द यूज़ ऑफ फोर्स विद ट्रेड, and this they were helped by the superiority of their armed ship which enabled them to dominate the sea। अब जो पोर्टुगीज़ की जो शिप थी ना वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, मतलब जितनी अब तक आई हैं यूरोपियन अपनी इंडिया से, अब तो खैर यही आई है ना पहली, तो अपनी इंडिया से उनकी अगर शिप्स देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, एडवांस थी। तो इसके वजह से उनकी सुपेरियरिटी बनी रही, and handful of Portuguese soldiers and sailors could maintain their position on the seas against the much more powerful land powers of India and Asia. Besides, they also show that they could take advantage of mutual rivalries of Indian prince to strengthen their position। तो जो इंडियन प्रिंस के बीच में, मतलब हमारे ही लोगों के बीच में काफ़ी सारे मतभेद थे, ठीक है। तो उनकी इनने क्या करे, उसके इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू कंडीशन दैट फेवर पोर्टुगीज इन इंडिया। पहला था द सीज कोस्टल इंडियन टेरिटरी एंड relentlessly waged war to expand their trade and domination and safeguard their trade monopoly from their European revival। तो क्या हुआ कि कोस्टल रीजन में, अपने इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उसमें इनकी सुपेरियरिटी थी, यानी कि इनका डोमिनेशन अच्छा खासा था, क्योंकि कोस्टल रीजन के बगल में ना सी लगता है अपना, ठीक है, अपना बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी वो लगता है। तो उसमें अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको शिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इनकी शिप्स अच्छी थी, ठीक है। तो उधर उनका डोमिनेशन था, ठीक है, जिसके थ्रू मोनोपोली इनकी बनी रही। द पोर्टुगीज वर वेल इक्विप्ड विथ सुपीरियर काइंड्स ऑफ आर्म शिप्स। जो आर्म शिप्स थी इनकी क्या थी, वेल इक्विप्ड थी। एंड दिस हेल्प ऑफ पोर्टुगीज सोल्जर्स एंड सेलर वर केपेबल टू मेंटेन देयर पोजीशन ऑन द सी अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल लैंडेड पावर्स ऑफ इंडिया एंड एशिया।
तो जाहिर सी बात है भाई, अगर आपके पास कोई चीज़ अच्छी है तो आप किसी से क्यों डरोगे, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। तो ठीक वैसे ही इनकी जो शिप्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एडवांस थी, तो इसकी वजह से जो वहाँ पे इनका डोमिनेशन बना रहा। तो इंडिया के जो और भी वो थे कि इनके ख़िलाफ़ जो लोग थे और जो अरब्स के लोग थे, उनको ये डिफिट करने में सक्षम रहते थे। दे रिस्टोर टू पायरेसी एंड प्लंडर। दूसरा क्या है, दे टुक, समझ आ गया, रिस्टोर अपना पायरेसी प्लंडर को। दे टुक लॉट एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल राइवलरी अमॉन्ग्स द रूलिंग प्रिंसेस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। तो जो अपने इंडिया के अंदर जो भी प्रिंस यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थी, राजा महाराजाओं वाली स्टेट थी, जो भी उस टाइम पे मुग़ल शासक थे, हिंदू शासक थे, रहे होंगे किसी किसी जगह पे, तो उनके बीच में जो राइवलरी थी उधर उधर उनकी मदद कर देते थे अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। बिना फ़ायदा इधर कोई कुछ नहीं करता। एंड स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे इंटरवेंड इन द ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर ऑफ कोचीन एंड कैलिकट एंड स्टैब्लिश देयर ओन ट्रेडिंग सेंटर एंड फोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ मालाबार। मैंने कहा ना अपने फ़ायदे के लिए। तो जो कोचिंग और कैलिकट के जो रूलर्स थे उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनने अपना पाम बीच में घुसा दिया और उन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर दिया, और उसकी वजह उसको सॉल्व कर दिया, और उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जगह उन्होंने कोस्ट ऑफ मालाबार में अपना फोर्ट बना लिया। दे वर इनफेमसली नोन टू हैव शो स्टार्क हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द अरब मर्चेंट्स। तो ये अरब मर्चेंट्स जो थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनसे युद्ध में ये लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते ही थे। टू द पॉइंट टू mercilessly killing those merchants, and also succeeded in securing many trading consequences from the Mughal Empire by intermediating and threatening the Mughal ships। तो ये सक्षम रहते थे, जो भी अरब मर्चेंट्स अगर आता भी था अपनी पावर दिखाने के लिए तो इसको हरा दिया करते थे और अपनी डोमिनेशन को बरकरार रखते थे। अब जब अगर कोई अरब से आएगा तो इसको हरा देंगे, तो जो इंडिया के जो मुगल्स होते थे वो वैसे ही डर जाएंगे कि भैया इनने तो हमारे यहाँ के लोगों को हरा दिया तो ये हमें भी मार देंगे। तो वो उनको वैसे ही क्या कहते हैं, जो वो चाहते थे या कुछ भी वो चाहेंगे फैक्ट्री वैक्ट्री बनाना जहाँ भी, उनको वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि उनने अपना डर बैठा दिया गया था। ठीक है, आगे देखें। देयर सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वर नोन टू प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन and in the southern region of the Indian Peninsula they do not have to fear Mughal Empire since it was out of the ambit of Mughal influence। तो साउथ इंडिया में उनको डर नहीं था, क्योंकि भैया इनकी शिप इतनी पावरफुल है तो क्यों डरेंगे किसी से, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे हथियार है तो हम क्यों डरेंगे पाकिस्तान से। अब अगर आप देखो तो अब युद्ध जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं कि हम उनकी जो भी मिसाइल्स आती हैं, जो भी उनके ड्रोन्स आते हैं, उसको हवा में मार देते हैं ड्यू टू द S-400, जिसको हम लोग सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। तो हम भी नहीं डरते। ठीक वैसे पोर्टुगीज़ भी नहीं डर रहे थे, अपनी शिप्स उनकी अच्छी थी, इस वजह से जो भी साउथ में क्या पानी है ना, पेनिसुला है अपना, तो साउथ में जो भी शिप्स आती थी मुग़ल वगैरह की, उनको अगर ज़्यादा किसी ने आनाकानी करी तो 2 कट्टा सीमेंट एक नीला ड्रम, तो यहाँ तो वो नहीं था। तो यहाँ क्या करते थे वो लोग, मुग़ल की जो भी शिप्स आती थी उनको उड़ा दिया करते थे। दे वर हाईली रिलीजियसली intolerant and fanatical। They forcibly converted many local population to Christianity। और मेन धंधा तो उनका ये था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना, कि भैया चाहे तुम चाकू के दम पे, चाहे अपनी पावर से, चाहे खुशी खुशी आप अपने आप को, जो लोकल लोग होते थे जो मान जाया करते थे भैया वो तो बदल जाया करते थे, जो नहीं माने वो मर जाते थे बेचारे। जैसे कि हमारे देखो उनका नाम मुझे अच्छे से पता नहीं है, वो सिख थे,
बहादुर बी से उनका कोई नाम है। तो जो मुग़लों ने उनको बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला टॉर्चर किया कि वो अपना धर्म बदल लें, पर वो बेचारे इतना टॉर्चर सहे पर नहीं बदला तो नहीं ही बदला। हमारे जो उस टाइम पे सिख के जो थे, मतलब मुग़ल काल में जो क्या लीडर्स थे, और जो मराठास के लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर्स हुआ करते थे। जैसे कि अपने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनको भी कितना टॉर्चर किया गया था। ये तो चलो हमारे पास पिक्चर है, अभी मूवी जो बनी है छावा मूवी, इस वजह से हमें पता है कि इनको टॉर्चर किया गया और इतना ज़्यादा हर्ट किया गया। और बट इतने कितने सारे इतने मतलब वो होंगे, और ऐसे वो होंगे क्या बोलते हैं, लीडर्स होंगे जिनका नाम हमारे सामने कभी आएगा ही नहीं शायद, या फिर हमें पता ही नहीं होगा, पर उनने इतना ज़्यादा दुख दर्द सहे होंगे। तो ऐसे ही वाला हाल है, ठीक है। इनका काम था क्रिश्चियनिटी में बदलना लोकल्स को, एंड अपॉन बीइंग रेसेटाइज हो। दूसरा जो टॉपिक आता है पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पोर्टुगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो उनका कार्य करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को पता नहीं है, या फिर मेरी ज़ुबान पे भी आ नहीं रहा, मुझे ध्यान नहीं है। वो कैसा था इंडिया के अंदर, कहाँ कहाँ था। द पोर्टुगीज़ कॉन्कर ऑक्यूपाइड 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा। यानी कि जैसे सपोज करो ये गोवा है गोवा 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 के लिए क्या लूँ, ये रहा, ये सपोज कर लो, अरे टिक जा भैया, गोवा, ये सपोज करो गोवा है, तो गोवा से जो 60 माइल्स, ठीक है, ये मेरी उंगली बाहर चली गई, हाँ, गोवा से जो 60 माइल का इलाका इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। मतलब कि यहाँ का कुछ भी होगा इधर इस इलाके के अंदर, कोई भी शिप्स आएगी तो हम देखेंगे उसको, हमारा कंट्रोल होगा उस पर 60 माइल तक, ठीक है। दे कंट्रोल 4 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, मुंबई, दमन एंड दीव एंड गुजरात। मुंबई, दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग हैं, और गुजरात के जो पोर्ट्स थे उनको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। एंड आल्सो 100 ऑफ विलेजेस, काफ़ी सारे गांव क्या कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। टू द वेस्ट दे कंट्रोल द सी पोर्ट, फोर्ट्रेसेस एंड ट्रेडिंग पोर्ट्स लाइक मालाउर, कैननौर, कोचिन, कैलीकट। मतलब देखो मोटा मोटा ने क्या कैप्चर कर लिया था, अपना गोवा, दमन एंड दीव, गुजरात, कितने हो गए, 4 तो यही होगा ना, हाँ, और मनलोर, कैनौर, कोचिन, कैलीकट। मतलब कि 8 जगह, और ये विलेज नहीं, ये पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, ये इनने क्या कर ली थी, कैप्चर कर ली थी। दे हैड इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर लोकल रूलर्स हु हैड स्पाइसेस ग्रोइंग फील्ड्स। और बेसिकली ट्रेड ही करने आए थे, हाल अपना काम अपने इरादे के सब भूल जाएं। तो जो लोग जो ट्रेडर्स नहीं, जो फार्मर्स स्पाइसेस उगाते थे उन पे ये लोग कंट्रोल करने लग गए थे। इन लोग को अपने देश में नहीं मिलता क्या, जो दूसरे के देश में आ गए थे कब्जा करने। दे आल्सो कंट्रोल दी मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट ऑन द ईस्ट कोस्ट एट सैंथोम इन चेन्नई एंड नागापट्टिनम नाउ इन तमिलनाडु। तो जो मिलिट्री मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो यहाँ भी इनने अपना कब्जा करने लग गया था। बेसिकली ये इंडिया में रह के अपने आप के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे थे, तो इसलिए इनने इंडिया की काफ़ी सारी जगहें को कैप्चर कर लिया ताकि हम उधर बने रहें और अपनी पावर को दिखाते रहें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो इनके देश में लोग होंगे वो अफसोस करते होंगे हमारे पूर्वज करके क्या गए। हमें तो कम से कम ये तसल्ली है कि हमारे इंडिया ने कभी किसी पे कब्ज़ा नहीं किया, हमने कभी किसी निर्दोष को नहीं मारा, इस बात की हमें खुशी तो है। और जो यहाँ के जो पोर्टुगीज़ हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, मुग़ल हो गए, इन लोग को तो इसी बात की लालच रहती होगी हमारे जो पूर्वज थे वो करके क्या गए। पूर्वज इन द सेंस जो उस टाइम पे जो रूलर्स आए थे, जैसे कि औरंगजेब हुआ और ये सब जो आए थे, उन्होंने कितनी बर्बरता दिखाई थी, कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को ऐसे ही मार दिया था। क्या लोग थे भाई, दिल लेके आए थे, भगवान को देकर आए थे। एंड वेल्दी पोर्टुगीज सेटल ग्रू इन हुगली इन द वेस्टर्न बंगाल टूवर्ड्स द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, और अपना सेटलमेंट हुगली के पास भी कर दिया था, बंगाल में, ठीक है।
नाउ आगे है द रेगुलेटरी एंड डिसाइसिवली इंटरफेयर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ लोकल रूलर्स एंड फोर्ट बैटल्स विथ डेक्कन्स मुगल्स मराठास एंड विजयनगरा। तो अब ने कहा कि अब हम आ तो गए इंडिया में, अब टाइम पास कैसे किया जाए। तो सीरियल तो देखते नहीं थे, सास बहू और साजिशें। तो इनने सोचा कि हम वहाँ की पॉलिटिक्स जो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स है और इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो भी अंदर काम चल रहा है राज्य में, उसमें हम दखल अंदाजी करेंगे। तो जो मराठा थे, मुगल्स थे, विजयनगर एम्पायर था, डेक्कन के जो एरियाज़ थे, वहाँ पे इनने क्या कर दिया, लोकल पॉलिटिक्स में अपना मुंह घुसाना शुरू कर दिया, अपना इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। Treaties were signed between the Deccan Sultan and Goa, which were regularly in renewed। जो ट्रीटीज़ थी वो साइन की गई। अब इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था तो इनने क्या करा, ट्रीटीज़ साइन कर ली। जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके साथ, ये भैया तुम हमारे चलो इन सब चीज़ में काम आना, पर इन सब चीज़ में मत घुसना। मतलब ऐसे जो होता है ना, ये समझौता सा कर लेते हैं, बस वो कर लिया गया था। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। दिख रहा है ना? तो भैया किसी को इन पे दया आ रही हो, मेरी वीडियो देखने का ऐसा लग रहा हो कि तुमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, गलत बोल दिया, तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है, दूसरी कोई वीडियो देख सकता है, नो प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था कि जो वाइसराय था वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विंग ओनली अ 3-year टर्म्स। जो वाइसराय था वो हेड होगा और 3 साल के लिए होगा। ही वॉज असिस्टेड बाय अ सेक्रेटरी एंड इन अ लेटर ईयर्स बाय काउंसिल। तो इसका सेक्रेटरी इसको एडवाइस देगा। बाद में कुछ साल बाद जो काउंसिल्स बन गई थी वहाँ पे, वो इसको एडवाइस दिया करती थी। वेडर दी फजंडा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू, कार्गोस एंड डिस्पैच ऑफ फ्लूइड्स। कैप्टन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्ट्रेसेस एंड were assessed by factors. A factor was responsible for royal trade and executing the luxuriative customs, duties and other type of trade. तो जो फैक्टर होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था रॉयल ट्रेड, यानी कि जो रॉयल्टी है, अमीरी है, उसकी ट्रेड के लिए, एंड क्यूरेटिव कस्टम्स, ड्यूटीज़ एंड अदर टाइप ऑफ ट्रेड्स। मतलब अपने ट्रेड के लिए क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल होता था, सीधी सी बात, नो पास। द मेन आइटम साउट बाय पोर्टुगीज इन एशिया व स्पेसिस स्पेशली पेपर। तो काली मिर्ची होती है ना, मैं काला नमक बोल डाली थी। काली जो मिर्ची होती है ना, वो जो आज लड़कियों का हथियार है, जो फालतू बोल जाए उसके आंखों में काली मिर्ची घुसा दी जाए। बस इस चीज़ को गलत यूज़ ना करें लड़कियों। आप सबसे एक क्या बोलते हैं, समझदारी वाली बात है कि इस चीज़ का गलत यूज़ ना करें, पर सही जगह यूज़ ज़रूर करें। ठीक है। पेपर। द पोर्टुगीज प्रोक्यूर्ड बल्क ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम द मालाबार रीजन एंड लेटर फ्रॉम कन्नर रीजन ऑफ साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो बल्क ऑफ स्पाइसेस, तो जो मालाबार का रीजन था वहाँ से स्पाइसेस को लेना शुरू कर दिया, और फिर बाद में जो कन्नर का रीजन था, यानी कि जो रीजन ऑफ साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द ट्रेड इज प्रीशियस मेटल फ्रॉम पोर्टुगीज टू इंडिया एंड स्पाइस ट्रेड इन from India to Portuguese was a royal monopoly since 1506। तो क्या कहा गया कि एक तो यार ये लोग ना आगे कुछ नहीं करते, बस हमारा सिलेबस बढ़ा देते हैं। तो
जो प्रीशियस मेटल्स, हाँ यार ये लोग गोल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा आतुर थे अपने इंडिया और इंडोनेशिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा ज़रिया था, एक बाटर सिस्टम के लिए गोल्ड यूज़ हुआ करता था। तो द ट्रेड ऑफ प्रीशियस मेटल, ट्रेड करने लग गए प्रीशियस मेटल का, स्पाइसेस का, और अपनी मोनोपोली, रॉयल मोनोपोली जताने लग गए 1560 में। The Portuguese state in India procured pepper in India that was sold in Antwerp until the mid 16th century and in Labas thereafter through contract sales. After 1564, Portuguese crown was unable to maintain its monopoly of pepper trade and shared with private trading interest. तो फिर बाद में क्या हुआ कि अब कंपनी के अंदर ही इंसानों को लालच आने लग गया कि भैया इतना पैसा मिल रहा है तो कमीशन तो हमारा बनता ही है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे थे, 2% कंपनी को दे रहे थे, बाकी 98% अपने पास रख रहे थे। वहीं के कंपनी के लोग के अंदर लोभ आ गया था। द above mentioned structure of administration was found in Goa. Goa was the primary Portuguese settlement in India and administrative headquarter. There was also a municipal council elected by Portuguese and Eurasian population for the governance of Goa. The subordinate forts and settlement replicated the structure of administrative setup स्टैब्लिशिंग गोवा। ये बेसिकली गोवा की बात हुई है, हमने ये बात पहले भी कर ली है, वही बात को थोड़ा सा रिपीट कर दिया गया ताकि बच्चे एक जगह पढ़ लें। रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी पोर्टुगीज़ की, सीधा सा इनका मतलब था वॉज इंटॉलरेंट एंड फैनाटिकल इन रिलीजियस मैटर। दे indulge in forcible conversion, offering people the alternative Christianity or sword. Their approach in religious matter was particularly hateful to the people of India. Were religious was the rule. Portuguese also indulged in inhuman cruelty and lawlessness. तो क्या था, सिंपल सी बात, इनको तो कन्वर्ट करना था लोगों को क्रिश्चियनिटी में। अब वो किसी भी हद तक जा सकते थे उस कन्वर्ट करने के लिए। भाई तुम्हारा धर्म है तो तुम अपने पास धरो ना, कि दूसरों को क्यों कन्वर्ट करना। ऐसे जो मुग़ल आए थे वो अपने हमारे इंडिया के लोगों को कन्वर्ट करने गए थे। भाई तुम्हारे धर्म में कम लोग हैं क्या, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, अपने लोगों को बढ़ाओ, हमें ही क्यों कन्वर्ट करने आ जाते। मुझे तो यही नहीं समझ आया। तो इन लोगों ने भी वही हरकतें की कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वाहियात तरीके अपनाए, बहुत ज़्यादा क्रूएल हो चुके थे, इनह्यूमन हो चुके थे, और जो न्याय व्याय लॉ वो सब गया तेल लेने। डीलिंग विथ मुगल एंड डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। तो एक मिनट, तो जो पोर्टुगीज़ थे उनका डिक्लाइन क्यों हुआ, होना अच्छी बात है, ज़रूर होना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए, इतना देर तक तो रुकने नहीं चाहिए थे। तो पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन हुआ आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल पानीपत हुई थी 1556 में, उसमें इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। अकबर बिकम द एम्पायर। जो अकबर था उस टाइम पे रूलर था। तो पोर्टुगीज गॉट एन इनमेमोरेबल फरमान ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ हुगली। तो इनको जो एक फरमान मिल रखा था, कहाँ पे, हुगली की बैंक के ऊपर, लेकिन वहाँ पे जितना भी इनका ये लोग प्रोड्यूस करवा पाते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं वो सब इनका होता था। Akbar also invited to learn priest from Goa, Rodolfo Aquaria and Evandam। तो भी अकबर ने दो ज्यूस फादर को क्या किया था, इनवाइट किया था, who were sent to अकबर कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी। जिनको मतलब इन दोनों को, दोनों प्रिस्ट को अकबर ने इनवाइट किया था फतेहपुर सीकरी में 1580 को। The priest failed to convert the Mughal Empire into Christian faith and returned in 1583। क्यों था, क्योंकि इनको इन दोनों प्रिस्ट को कहा गया था कि आपको जो मुग़ल एम्पायर है अकबर, उसको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में।
सेकेंड एंड थर्ड मिशन was sent in 1590 to 95 रिस्पेक्टिवली. दे वर फेल्ड. मतलब उस टाइम अकबर जो थे उन वो कन्वर्ट नहीं हुए थे क्रिश्चियनिटी में और वो रिमूवल ही रहे. बाद में उनने पर अपना धर्म बदला था, शायद वो जैन या फिर बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, इतना मुझे नहीं पता. जहांगीर ऑन असेंडिंग द थ्रोन आफ्टर अकबर assured the Muslim by neglecting the Jewish father. However, in 1606, Jahangir renewed his favor to Jewish father after temporary estrangement. He allowed a Swapist church at Lahore to be retained along with the priest residence. Also in 1608, Captain William Hawkins arrived at Surat. He received a grand welcome from Jahangir court. तो विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में जहांगीर के कोर्ट के अंदर. ठीक है. द पोर्टुगीज फेल्ड इनसिक्योर विथ इंग्लिश प्रेजेंस एंड अटैक एंड स्टॉप ब्रिटिश शिप्स फ्रॉम एंश्योर एट सूरत. हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था, वो आया था विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में. पोर्टुगीज़ को लगा कि भाई उनको इनसिक्योरिटी सी होने लग गई और उनने ब्रिटिश के शिप्स पे अटैक करने लग गए. कैप्टन थॉमस बेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड पोर्टुगीज शिप आफ्टर द बैटल ऑफ सौली. द पोर्टुगीज लॉस्ट सूरत टू द ब्रिटिश. तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज़ को मज़ा चिखा दिया. बैटल ऑफ सौली हुई थी और उसमें जो पोर्टुगीज़ थे वो हार चुके थे और जो सूरत था वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में जा चुका था. आती गदर मचा दिया. बाद में तो और बहुत ज़्यादा मचा. मतलब इनने छुड़ाया तो कुछ अच्छा ही कर जाते, इनने और महान काम कर दिया और बुरा कर दिया हमारे साथ और 200 साल तक राज में डाल दिया इन लोगों ने, हमें कॉलोनी बना के रख दिया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ the Portuguese seized two slave girl of Mumtaz Mahal, which Ingrate Shah Jahan and Mughal seized of Hooghly began in June 1632. पोर्टुगीज ने क्या कर दिया, जो दो दासी थी उनको क्या कर लिया, स्लेव बना लिया, मतलब क्या बोलते हैं, बंदी बना लिया गया. ऑफ मुमताज़ महल की जो उनकी पत्नी थी, मतलब शाहजहाँ की जो पत्नी थी उनकी दो दासियों को पोर्टुगीज ने बंदी बना लिया. और क्या किया, एंड मुगल सीज्ड ऑफ हुगली बिगेन इन जून 16. मुगल ने हुगली को सीज कर दिया था 1632 में. हुगली फेल टू द मुगल आफ्टर 3 months. पोर्टुगीज वर इन्वॉल्व इन स्लेव ट्रेड टू. स्लेव ट्रेड में भी पोर्टुगीज क्या थे, इन्वॉल्व थे. They used to purchase and seized non-Christian children and either convert them Christianity or sell as a slave. बच्चों को वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लग गए और नहीं जो हो रहे थे उनको बेचने भी लग गए. इतने बुरे लोग थे यार, कौन सा नर्क मिलेगा. Some Portuguese felt while other were captured and converted to Islam. अब क्या किया, जो वहाँ के इस्लाम रूलर्स थे उनने बोला तुम तो हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए पर हम तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे. तो वहाँ पे यही चल रहा था भाई, एक दूसरे को कन्वर्ट करने में लगे हुए थे लोग. अपने धर्म में कुछ नहीं रहते, दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट करने में लगे हुए थे. क्या क्या रीजंस थे, सबसे पहले देखते हैं. 18th सेंचुरी में पोर्टुगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस. तो उनका जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था ना वो कम होता जा रहा था, यानी कि समझ लो ख़त्म सा ही हो गया था. हाउएवर सम ऑफ देम स्टिल कैरी टू ट्रेड इन देयर इंडिविजुअली कैपेसिटी एंड मैनी टुक टू पायरेरी एंड रॉबरी. अब उनके अंदर ही, कंपनी के अंदर ही करप्शन बढ़ता जा रहा था. जो कंपनी के लोग थे वो घूस लेने लग गए थे. ठीक है, जो टेबल के नीचे वाला पैसा होता है ना वो लेने लग गए थे. द मेजर रीज़न डिक्लाइन इज Portuguese failed to maintain its domination in the east since their merchants enjoy much less power and prestige compared to the landed aristocrats. तो जो अमीर लोग होते थे, यानी कि जो ये लोग कहाँ लड़ सकते थे ज़्यादातर,
उस पे शिप्स में पानी में तो लड़ सकते थे, बट जो लैंडेड एरिया था तो वहाँ पे जो एरिटोक्रेट्स थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगे, यानी कि वो इनसे ज़्यादा पावरफुल होने लग गए लैंड पे, ज़मीन पे। तो जब भैया शिप से, मतलब हमें पता है कि जो दुश्मन है वो पानी में ज़्यादा पावरफुल है, तो हम पानी में जाके थोड़ी ना लड़ेंगे, हम ज़मीन पे लड़ेंगे, बाय एयर लड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये एक रीज़न था, अब अपना डोमिनेशन ज़्यादा वो बचा नहीं पाए। द मिशनरीज हैज़ फिक्स्ड अ बिजनेस एंड प्लेजर एंड द रिलीजन intolerance and propagation of religious and has shifted the focus of merchants away from the trade। यानी कि बेसिकली इनका मोटिव कोई वो नहीं था, कॉलोनी बनाने का नहीं था, इनका मोटिव सीधा साधा, भैया ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके जो भी हमें पैसा मिलेगा हम कुछ लोगों को वैसे क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, और उसके बाद बस हमारा इतना ही काम है, हमारा ऐसा कोई काम नहीं कि हम राज करें या फिर ऐसा कुछ करें, इनका कोई ऐसा दिमाग में था नहीं। द लेग बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ स्किल ऑफ शिप बिल्डिंग। तो उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए थे, इसके बाद तो ऐसे डच हैं, पर जब ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम पे रेनेसा टाइम चल रहा था यूरोप के अंदर, तो शिप बिल्डिंग के काम अच्छे हो रहे थे, एडवांस हो रहे थे वो। इनकी शिप्स इतनी ज़्यादा एडवांस थी नहीं। पोर्टुगीज कोर्ट वर वेरी autocratic and degenerated, and this had to tackle down effect on the productivity of the international trade of Portuguese। The Danes and the English together lay a huge blow of Portuguese trade। दोनों ने ढाबा बोल दिया था इनकी ट्रेड के ऊपर। एंड द पॉइंट इज 1662 में इस आइलैंड ऑफ बॉम्बे वर बेस्ट towards upon the King Charles II as a dowry payment for having married the princess of Portuguese। तो बाद में क्या होता है 1622 में, जो कौन चार्ल्स सेकंड थे, किंग चार्ल्स सेकंड, एज अ डाउरी पेमेंट उनको दहेज में बॉम्बे दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें जो पोर्टुगीज़ की रानी थी, यानी कि राजा की बेटी थी, उससे शादी कर ली थी, तो बॉम्बे इनको दहेज में दे दिया जाता है। क्या इम्पैक्ट रहे इनके? इनिशिएशन ऑफ यूरोपियन एरा। द कमिंग ऑफ पोर्टुगीज मार्क द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडिया। पोर्टुगीज़ के आने को यूरोपियंस का आना माना जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि वो एरा शुरू हो गया था। क्योंकि उसके बाद देखो, फिर पहले यही आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रेंच आए, तो ये सब क्या है, एरा शुरू सा हो गया था पोर्टुगीज़ के आने के बाद। इमरजेंस ऑफ नेवल पावर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। कैनोस और मल्टी डेक शिप्स हैवीली कंस्ट्रक्टेड ज़्यादा बनने लग गई थी। जो शिप्स के अंदर आप गोले रख के फायर कर दो, वैसी शिप्स जो अटैक वगैरह में काम आती है वो सब बनने लग गई थी। काफ़ी ज़्यादा हैवी और अच्छी शिप्स बनने लग गई थी, बेसिकली लड़ने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए जितनी अच्छी शिप्स बन सकती थी वो बनने लग गई थी। मिलिट्री इनोवेशंस। पोर्टुगीज showed military innovations in their use of body armored matchlockmen। ये छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एंड करते हैं, क्योंकि डच को हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।